हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 2, जो कि है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा आपने? अगर पिछले वाले लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जाकर उसे देख लें, तभी ये क्लास आपको अच्छे समझ में आएगा। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने अम्ल का धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया था। वहां पे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और आपको बता देना चाहते हैं, बिहार बोर्ड को सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछने में मजा आता है। हर साल ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव में उदासीनीकरण अभिक्रिया से आ जाता है क्वेश्चन। आपको तैयार रहना है, या कभी कभी 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। अभी आपको हम बता देना चाहते हैं, आज के बाद ये जो लेक्चर आप देख लोगे, कभी भी जीवन में इस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप एकदम अच्छे ढंग से अगर इस पूरे लेक्चर को देखते हो, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि 2028 में आपको इसके बाद किसी और का लेक्चर देखना पड़े, किसी और से पढ़ना पड़े। जीवन में कभी नहीं भूलोगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप जब भी हमारा क्लास देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। एक स्टूडेंट हमें बोल रहा था कि सर आपका जो लेक्चर है उसको पूरा लिखना पड़ता है, सो बहुत लंबा हमको लिखना पड़ता है, जिससे मेरे गर्दन में थोड़ा दर्द हो जाता है, दर्द होता रहता है। तो मैं बता देता हूं, एक बात याद रखिएगा, जो झुकता है, जो झुकता है वही पूरी दुनिया को झुकाता है। तो जो झुक सकता है वही पूरी दुनिया को झुका सकता है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक बात समझ लीजिए, अभी आपका गर्दन झुक रहा है, कुछ दिन और झुका लो और गर्दन को दुखा लो। जीवन में कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और याद रखना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो अपने जीवन में अगर आपको धारना है, अगर आपको अपने जीवन में किसी के सामने नहीं झुकना है, तो अभी झुक लो, तो कभी जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आप सीधा आंख में आंख मान के चलो देख करके आप बात करोगे। तो हम कुछ दिन के कंफर्ट जोन को अगर हम छोड़ देते हैं, जीवन में सफल हो जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कभी जो है दिक्कत नहीं होगी, मजबूरी नहीं होगी। हर एक वो स्टूडेंट्स को ये बातों को समझना चाहिए। आपके पास समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस समय को व्यर्थ मत गुजारिए, बिताइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की हम शुरुआत करें। इससे पहले बिहार एग्जाम पोर्टल को अगर आप न्यू हो तो बिहार एग्जाम पोर्टल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। अगर समझ में आया है तो कमेंट्स में जरूर लिखना, अगर नहीं आया है तो भी लिखना, और हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो स्टार्ट करिए आज की क्लास को। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया को हम आपको पहले, ये होता क्या है इसको मैं लिख करके आपको हम समझाता हूं। उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं हम आगे बताएंगे। पहले आप समझ लो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कहते हैं, मतलब करते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन कौन सी अभिक्रिया हैं, देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण के साथ आपको हम समझाते हैं। जैसे कि हम बात करें पहले नंबर उदाहरण की, तो अम्ल एवं क्षारक। तो अम्ल में हम किसको लेते हैं, तो अम्ल में हम HCl को लेते हैं, तनु अम्ल को लेते हैं। और क्षारक में हम किसको लेते हैं,
NOOH को लेते हैं, NaOH को लेते हैं, ये भी जो है डाइल्यूट है, दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सोडियम है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर के एक बंध बना लेता है, ये जो है सूत्र बन जाता है NaCl, और ये भी बनता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ के H2 इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ओ लिक्विड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या देखने को आपको लग रहा है, देखने को मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है अम्ल है, ये जो है क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की अभिक्रिया हुई है और NaCl एक लवण है, और ये जो लवण होता है ना, उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन लवण होता है, ये लवण है और साथ में जल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट उदाहरण की हम बात करें, देखिएगा, हम यहां पे H2SO4 लेते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अभिक्रिया करवाते हैं NaOH से, NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं, ये भी एक्वा सोल्यूशन के माध्यम में, मतलब जल में विलय है, ठीक है, और दोनों अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जो है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, SO4 है, ठीक है, तो SO4 जो होता है ना, सल्फेट आयन होता है, इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे एक अकेला सोडियम सल्फेट के साथ नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, 2 सोडियम मिलके Na2SO4, सोडियम 2 सल्फेट का निर्माण करेगा। और यहां पर ध्यान देना, ये हाइड्रोजन, या यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो एक बात आप समझ लेना, ये दोनों जुड़ के एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल बना लेते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। लेकिन प्रायः यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना क्या है, आवश्यक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो पहली बात आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 2 लगा देना है। आप जब भी यहाँ पे 2 लगाओगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी आप 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 लगा दो हाइड्रोजन के पीछे, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसी तरह यहाँ भी हो गया 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन और 2 सोडियम, तो ये समीकरण प्रायः संतुलित हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्षारक है, दोनों के बीच अभिक्रिया अगर हुई है तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये भी लवण है और ये क्या है, जल है, ठीक है। तो यहां भी आप क्या देखे हो, अम्ल क्षारक परस्पर अभिक्रिया किया है तो संगत लवण और जल का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं हम, यहां पर उदाहरण लेते हैं किसका, तो HCl को लेते हैं, मतलब एक HCl हो गया, H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक अम्ल बच गया HNO3, नाइट्रिक अम्ल इसे कहते हैं, ये भी डाइल्यूट है, तनु है, और इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं KOH से, KOH से, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। जब इसकी अभिक्रिया, ये भी कैसा अवस्था है इसकी, ये भी डाइल्यूट है, इसकी जब अभिक्रिया होगी तो ध्यान रखना ये KNO3 का निर्माण करेगा, पोटासियम नाइट्रेट का निर्माण करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ के, यह हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, जल H2O का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहां भी आप क्या देख पा रहे हो, ये अम्ल है और ये क्षारक है
परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाया, लवण और जल। ठीक है, लवण और जल का निर्माण किया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये चीज आप समझ गए होंगे, यहाँ भी अम्ल है, ये क्षारक है, परस्पर अभिक्रिया किया है, लवण जल बना है, अम्ल क्षारक परस्पर अभिक्रिया किया है, लवण जल बना है, और तीनों अम्ल के साथ मैंने अभिक्रिया करवाया है क्षारक का, आप देख सकते हो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग क्षारक है, इन सभी में क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग क्षारक। ठीक है, तो उदासीन लवण का निर्माण हुआ है। अब एक बात आप समझ लो, यहां पर जो है आपको इन सब बातों से क्या जानकारी मिला, इन सब बातों से आपको जानकारी क्या मिल रहा है, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके संगत लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके संगत लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन सब बातें को आपने सीखा, और इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके लिए एक प्रयोग आपको हम यहां पर बतला रहे हैं। प्रयोग क्या है, यहां पर एक विलयन लेंगे। कैसे आपको समझना है कि भैया अम्ल जो है क्षारक दोनों अभिक्रिया करेंगे, और दोनों अभिक्रिया करने से उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको एक प्रयोग समझाना आवश्यक है। वो प्रयोग क्या है, देखिए यहां पर वो प्रयोग है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये आप देख रहे हो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, एक विलियन लेंगे, और विलियन किस चीज का रहेगा, तो कलरलेस विलियन है। ठीक है, एक लिक्विड, इसमें लिक्विड है। ठीक है, अब देखिए ये लिक्विड किसका है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, ये लिक्विड है ये लिक्विड है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन का विलयन है। ठीक है, और ये लिक्विड है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। ये फिनोल्फथैलीन का है, और फिनोल्फथैलीन का जो सूत्र होता है, अब यहां लिख देते हैं, देखिए इसका सूत्र होता है C20 H14 और O4, ये इसका सूत्र है। वैसे इसकी सूत्र आपको याद रहे नहीं रहे उसे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये हमें अम्ल एवं क्षारक की जो इफेक्ट है ना, उसको ये बतलाने में सहायक होता है। ठीक है, ये इंडिकेटर है, ये क्या है, सूचक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, अम्ल HCl। आपने समझ लिया कि ये जो विलियन है किसका है, ये सिरिंज है। ठीक है, इस सिरिंज में हमने भरा है एसिड को।
इसमें एसिड है, एसिड के कुछ बूंद को इसके अंदर गिराते हैं, तो कुछ बूंद को गिराते हैं, 1 2 3 बूंद को, है कि नहीं, इसके अंदर डालते हैं, है ना, इस सिरिंज के माध्यम से। तो इस विलियन पे कोई इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, मान लो HCl है, इसके अंदर क्या है, HCl भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है। लेकिन दूसरे साइड हम क्या करते हैं, इस सिरिंज से इसके अंदर बेस को डालते हैं। किसको डालते हैं, बेस। इसमें जो है बेस का कलर ये नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा, व्हाइट ही लेते हैं, ठीक है। बेस को डालते हैं, जब भी हम बेस को डालते हैं, यानी NaOH, मान लो NaOH को डालते हैं, तो क्या देखने को मिलता है आपको हम बता दें, जब भी इसके अंदर जाएगा तो इस विलियन का कलर कैसा हो जाता है, इस विलियन का कलर पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक। बेस को डालते ही पिंक हो जाता है, और जब हम अम्ल को डालते हैं तो ये फिर ये कलर क्या हो जाता है भैया जी, गायब। अम्ल की मात्रा बढ़ाते हैं तो ये पिंक रंग गायब हो जाता है, ठीक है। पिंक रंग क्या हो जाता है, पिंक कलर जो है, पिंक यानी यहां पर जो इसका कलर हो जाता है विलियन का, बेस डालते ही कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है, गुलाबी कलर, ठीक है। पिंक, पिंक कलर का हो जाता है इस विलियन का रंग। यानी यहां पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना इधर वाला, ये देखो, ये क्या है, HCl है। तो HCl, और यहां पे ये क्या है, तो ये है बेस। तो जब भी बेस को डाला ना हम, इस विलियन का रंग कैसा हो गया, पिंक हो गया। फिर इसके अंदर हम अम्ल को डालेंगे, फिर अम्ल को डालेंगे तो क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। यानी इसके अंदर अगर हम बेस को डालते हैं, क्षारक को डालते हैं, क्षारक को डालते ही इसका रंग होता है गुलाबी, और जब इसके अंदर अम्ल को डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, गायब। जो गुलाबी रंग था वो गायब हो जाता है। अब फिर हम क्षारक को बढ़ाते हैं, क्षारक को डालते हैं, तो क्षारक डालने से इस विलियन का, फिनोल्फथालीन विलियन का कलर पिंक होगा। अब फिर उसमें हम एसिड को डालेंगे, तो अम्ल को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये पिंक रंग गायब हो जाएगा। ये चीज होता है। जब भी हम क्षारक को डालते हैं इस विलियन का रंग पिंक होता है, और जब हम जितने अनुपात में हम क्षारक को डाले हैं उससे बहुत ही कम अनुपात में, यानी यहाँ पे आप इस रंग का, इस विलियन के रंग का आपने पिंक रंग बनाया है क्षारक डाल करके, मान लो 4 से 5 ड्रॉप, मतलब बूंद जो है इसके अंदर अगर आपने क्षारक को डाला है, लेकिन आप एक ही मान के चलो बूंद इसके अंदर क्या करोगे, अम्ल डालोगे, तो इसके प्रभाव को क्या कर देगा, गायब कर देगा, इसके इफेक्ट को गायब कर देगा, इसका रंग जो है ना गायब हो जाता है। यानी यहाँ पे आप ध्यान दो क्या करता है, इस निष्कर्ष से आपको क्या समझ में आया, इस निष्कर्ष से, है ना, आपको समझ में क्या आया, अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है, ठीक है। अगर वो पिंक रंग है तो एक बूंद डालते ही क्षारक इस रंग को गायब कर देता है, इस विलियन फिनोल्फ्थेलिन के विलियन का रंग गायब हो जाता है। और जब ही इसमें हम क्षारक को डालते हैं, अगर आपने अम्ल डाल करके इसका रंग गायब किया, फिर क्षारक को डालोगे, फिर क्षारक को डालोगे, एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद, चार बूंद, पांच बूंद, तो फिर क्या होगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। फिर अम्ल को डालोगे, फिर ये गायब हो जाएगा। यानी इसका इफेक्ट ये खत्म कर दे रहा है और इसके इफेक्ट को ये खत्म कर दे रहा है, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर दे रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, जो विलियन है, रंगहीन विलियन है, इसे हम कहते हैं फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। और यहाँ पर इसी बात को हमने यहाँ पर समझाया है। देख रहे हो, इसका रंग पिंक हो गया और जब इसके अंदर अम्ल डालेंगे तो अम्ल डालते ही इसका रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसमें जो है कलरलेस फिनोल्फ्थेलिन को लिया है, जब इसमें हमने क्या डाला है, क्षारक को डाला, इसका रंग कैसा हो गया है, पिंक। और जब इसके अंदर हम अम्ल को डालेंगे तो फिर इसका रंग कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें जो है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की जो बातें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप क्या देखे हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि HCl और NaOH दोनों अभिक्रिया करते हैं तो संगत लवण और जल का निर्माण होता है। और ये जो संगत लवण और जल का निर्माण होता है, तो हर एक बातें जो होती है, जितनी भी अम्ल होगी, जितनी भी प्रकार की क्षारक होगी, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो हर एक स्थिति में अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्षारक का लवण और जल ही बनेगा। और ये जो लवण और जल बनेगा, तो इस अभिक्रिया को हम अगर जाने तो क्या जाने, उदासीनीकरण अभिक्रिया को जाने, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके लिए हमने फिनोल्फ्थेलिन के विलयन में जब हमने क्षारक को डाला, इसका रंग पिंक हो गया, फिर हमने अम्ल को डाला तो अम्ल को डालते ही इसका रंग कैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल के इस लेक्चर को है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट को समझ में आए। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करके, अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं फिर कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है। और इसकी जो नोट्स है, सारे नोट्स आपके ऑफलाइन क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आप सभी को मालूम होगा ये जो बिहार एग्जाम पोर्टल है, ये जो क्लास है, ये कहाँ चलता है, तो ऑनलाइन भी तो हम आपसे जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, जो कि धगजड़ी के टावर चौक गांव है, ठीक है, बेनीपट्टी धगजड़ी गांव के टावर चौक के पास ये जो है क्लास चलती है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास चलती है। तो अगर आप इस नजदीक के लोकेशन से हैं, अगर आपको पढ़ना है, साइंस पढ़ना ही नहीं है, आपको अच्छे से समझना है, तो हम आपको बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लास के अंदर साइंस भी पढ़ाया जाता है, SST भी पढ़ाया जाता है, यहाँ मैथ भी पढ़ाया जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपना साइंस, SST और मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से समझें और उसको फील करें, और बिहार बोर्ड में जो मेरा सपना है कि स्टेट टॉपर बनाने का, अगर आप स्टेट टॉपर में आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप बिहार एग्जाम पोर्टल के इस चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आपको अगर 100 में 100 साइंस में लाना है, अगर आपको 100 में 100 मैथ में लाना है, अगर आपको SST में 100 में 100 लाना है, तो बिहार एग्जाम पोर्टल के ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो साइंस के लिए आप सोचना नहीं है, साइंस आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।